नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं प्रदेश हाईकोर्ट की खबर से। हाईकोर्ट ने सीबीएसई से संबद्ध राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 305 अंग्रेजी शिक्षकों की नियुक्ति पर लगाई रोक को हटा दिया है और इस संबंध में न्यायालय ने स्थगन आदेश वापस लेते हुए शिक्षा विभाग को भर्ती विज्ञापन के अनुसार परीक्षा में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने को कहा है। ये जानकारी महाधिवक्ता अनूप कुमार रतन ने दी है। उन्होंने कहा है कि भर्ती विज्ञापन में अंग्रेजी शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एमए इंग्लिश 50% अंकों के साथ स्नातक व बीएड अंग्रेजी भाषा एक अनिवार्य विषय के साथ तय की गई थी। लेकिन जब टेस्ट हो गए तो सरकार की ओर से एक स्पष्टीकरण जारी किया गया जिसमें कहा गया था कि जिन अभ्यर्थियों ने स्नातक स्तर पर 3 साल अंग्रेजी विषय पढ़ा है वे इसके लिए पात्र होंगे और इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। लेकिन इस संदर्भ में कानून स्पष्ट है कि एक बार विज्ञापन जारी हो गया और आवेदन की अंतिम तिथि भी खत्म हो गई तो उसके बाद आप परीक्षा के नियम बदल नहीं सकते हैं। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन किया था वे सभी पात्र थे। उनमें से कुछ मेरिट में थे और कुछ नहीं थे। सरकार ने हाईकोर्ट में कहा क्योंकि बाद में परीक्षा नियमों में बदलाव किया गया था, ऐसे में इसकी संशोधित मेरिट लिस्ट जारी की जा सकती है और इस पर हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार अगले 10 दिन के भीतर योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्तियां देने का फैसला ले। आपको बता दें तो 15 जून को एक याचिका पर प्रदेश हाईकोर्ट ने सीबीएसई स्कूलों के लिए चयनित अंग्रेजी शिक्षकों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी थी। वहीं शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए थे। हालांकि बाद में कोर्ट के आदेश मिलने पर निदेशालय ने भी नियुक्ति आदेश वापस ले लिए थे। अब न्यायालय ने भी इन शिक्षकों की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। ऐसे में तमाम सीबीएसई शिक्षकों के लिए ये राहत भरी खबर है। उधर हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने जेबीटी शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि टोविंदर ठाकुर बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य मामले में हाईकोर्ट द्वारा 17 जून को दिए गए आदेशों के बाद नियुक्ति आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेंगे और इससे पहले 15 जून को जारी आदेशों में अब बदलाव किया गया है। हालांकि शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी नियुक्तियां हाईकोर्ट के अंतिम आदेशों के अधीन रहेगी। जिन अभ्यर्थियों की पात्रता दोबारा सत्यापन के दौरान निर्धारित मानकों के रूप में नहीं पाई जाएगी उनकी नियुक्तियां वापस ले ली जाएगी। ऐसे मामलों में यदि कोई अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण भी कर लेता है तो उसे नियुक्ति का स्थायी अधिकार प्राप्त नहीं होगा। विभाग ने सभी उपनिदेशकों को तथा सभी तमाम प्रधानाचार्यों को स्कूल के प्रधानाचार्यों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और चयनित अभ्यर्थियों की शीघ्र ज्वाइनिंग करवाने के निर्देश दिए हैं। यानी कि अब तमाम जितने भी प्रदेश के स्कूलों में सीबीएसई टीचर्स की नियुक्ति होनी थी अंग्रेजी के 305 शिक्षकों की, उनको लेकर यह स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि अब जो है उनकी नियुक्ति जो पहले विज्ञापन जारी किया गया था उसके तहत होगी। ग्रेजुएशन में 3 साल अंग्रेजी का जो एक सरकार ने बाद में संशोधन किया था कि 3 साल ग्रेजुएशन में अंग्रेजी विषय जरूरी है, वो पात्रता में अब नहीं होगा। अब दूसरे तरीके से जो है वो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। यानी कि अब जो है वो रुकी हुई सीबीएसई शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर शिक्षा विभाग ने आज आदेश जारी कर दिए हैं और कहा ये जा रहा है कि अब जल्द जो है वो इन टीचर्स की जो संशोधित मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी और उसके आधार पर उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। अगली खबर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज अपने 1 दिवसीय दिल्ली दौरे से सीधा कांगड़ा पहुंचे। यहां सीएम सुक्खू का 2 दिवसीय दौरा है। कल सीएम सुक्खू कांगड़ा के दाड़ी में नवनिर्वाचित प्रधानों उप प्रधानों को शपथ दिलाएंगे और उसके बाद शाम को उनका शिमला लौटने का कार्यक्रम है। आज गग्गल एयरपोर्ट पहुंचने पर सीएम सुक्खू ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विभिन्न राज्यों के सीएम के साथ हुई बैठक में उन्होंने किसाऊ बांध परियोजना को लेकर मजबूती से पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक प्रस्ताव में हरियाणा और दिल्ली को 90-10 के अनुपात में जो है वो अनुदान देने की बात थी, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को इसका लाभ नहीं मिल रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना का प्रभाव सबसे अधिक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश पर पड़ रहा है, जबकि लाभ अन्य राज्यों को मिलने थे। प्रदेश सरकार ने इस पर आपत्ति जताई और स्पष्ट किया कि हिमाचल के हितों की अनदेखी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार के तर्कों को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि हिमाचल को इस परियोजना में कोई भी निवेश नहीं करना होगा। सीएम सुक्खू ने कहा कि परियोजना शुरू होने के 5 वर्ष बाद हिमाचल प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होगी, जिससे प्रदेश की
आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। उन्होंने इसे हिमाचल और प्रदेश वासियों के हित में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। वहीं मनीषा मित्तल हत्याकांड मामले में उन्होंने कहा कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है तथा मामले की जांच जारी है। अगली खबर की बात करें तो वहीं दिल्ली में किशाऊ बांध परियोजना पर हिमाचल की बात मनवाने के बाद सीएम सुक्खू ने केंद्र सरकार के प्रदेश में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों के बिजली प्रोजेक्टों में एक बार फिर ज्यादा बिजली रॉयल्टी की मांग रखी है। पिछले कल नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुख्यमंत्री ने अलग से बैठक की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रारंभिक 12 वर्षों की अवधि पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं में सामान्य 12% मुफ्त बिजली रॉयल्टी के अतिरिक्त निःशुल्क बिजली रॉयल्टी की हिस्सेदारी बढ़ाने का अनुरोध किया। वहीं सीएम ने केंद्र सरकार से 180 मेगावाट की बैरास्यूल जल विद्युत परियोजना के संचालन के 44 वर्ष पूर्ण होने के परिणाम स्वरूप इस परियोजना में निःशुल्क बिजली की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 50% करने का भी आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने बीबीएमबी परियोजनाओं में राज्य को देय ऊर्जा बकाया के भुगतान में हो रहे विलंब का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के निर्माण के दौरान प्रदेश के लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया है और हजारों लोगों ने विस्थापन का दंश झेला है। राज्य को प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव का सामना करना पड़ा और पौंग बांध से विस्थापित लोगों का पुनर्वास आज भी पूरी तरह से नहीं हो सका है। सुक्खू ने आग्रह किया कि हरियाणा और पंजाब दोनों राज्य अपनी सहमति प्रदान कर 31 अक्टूबर 2011 तक के 13,066 मिलियन यूनिट ऊर्जा बकाया तथा उसके बाद 6% ब्याज सहित राज्य को प्रदान करे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाईकोर्ट ने आउटसोर्स भर्तियों पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। कोर्ट ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकार और सरकार से जुड़े उपक्रमों में कोई भी नियुक्ति, भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के विपरीत नहीं होगी। पिछली सुनवाई को कोर्ट को बताया गया था कि स्वास्थ्य विभाग में पहले तो लोगों को आउटसोर्स आधार पर नियुक्त किया जाता है और उसके बाद रोगी कल्याण समिति में समाहित कर लिया जाता है और इस प्रकार अधिकारियों द्वारा अज्ञात उद्देश्यों के लिए आउटसोर्स भर्तियों के रूप में एक गुप्त मार्ग खोला गया है। कोर्ट को राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि उसके पास ये पूरी जानकारी नहीं है कि प्रदेश सरकार सहित अन्य उपक्रमों में कितने आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार में स्वास्थ्य सचिव सहित वित्त सचिव को स्पष्टीकरण के लिए कोर्ट में उपस्थित रहने के भी आदेश दिए थे। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने कहा कि आउटसोर्स भर्तियों पर रोक लगाई जानी जरूरी है। सरकार के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को किनारे कर आउटसोर्स भर्तियां करना मनमाना और भेदभावपूर्ण है। सरकार धन की बचत का बहाना बनाकर बेरोजगारों का शोषण नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के नीतिगत फैसले लेने के लिए और बड़ी संख्या में लोगों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित करके उनका शोषण किया जा रहा है। रिक्तियां उपलब्ध होने के बावजूद उन्हें उनके वैधानिक अधिकारों से वंचित किया गया है और भर्ती प्रक्रिया का सहारा नहीं लिया गया है। कोर्ट ने कहा कि इस न्यायालय को उन रिक्तियों के प्रतिशत के बारे में सूचित नहीं किया जा रहा जिनके विरुद्ध ये सभी आउटसोर्सिंग नियुक्तियां की गई है। मामले पर अगली सुनवाई 7 जुलाई को निर्धारित की गई है। उसमें जो है वो सरकार पूरी जानकारी हाईकोर्ट में देगी। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश के 158 नए सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर लंबे समय से बनी असमंजस की स्थिति अब जल्द समाप्त हो सकती है। राज्य सरकार द्वारा गठित कैबिनेट सब कमेटी की अहम बैठक 19 जून को आयोजित की जाएगी, जिसमें शिक्षकों की तैनाती के लिए अंतिम नीति तय किए जाने की संभावना है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी भी शामिल होंगे। प्रदेश भर के हजारों शिक्षक और शिक्षा विभाग के अधिकारी इस बैठक के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती के लिए उपयुक्त व्यवस्था तय करनी है। इससे पहले हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा सचिव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर मंत्रियों ने कई आपत्तियां और सुझाव दिए थे। इसके बाद सरकार ने अंतिम फैसला लेने के बजाय मामले को कैबिनेट सब कमेटी को सौंप दिया। अब 19 जून की बैठक में यह तय होने की उम्मीद है कि सीबीएसई स्कूलों में नियुक्तियां मेरिट, विकल्प, वरिष्ठता या किसी अन्य फार्मूले के आधार पर की जाएगी। अगली खबर की बात करें तो स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की अनुपूरक परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये परीक्षा 3 जुलाई से शुरू होगी। विशेष अवसर वाले विद्यार्थी भी इनमें शामिल हो सकेंगे। 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 3 जुलाई से 10 जुलाई तक चलेगी। वहीं 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 3 से 16 जुलाई तक होगी। परीक्षा का समय सुबह 8:45 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। अगली खबर की बात करें तो पेपर लीक, बढ़ती महंगाई, रसोई गैस व पेट्रोल डीजल संकट के खिलाफ
खिलाफ प्रदेश युवा कांग्रेस कल शिमला में विशाल मशाल जुलूस एवं विरोध प्रदर्शन करेगी। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों ने महंगाई को बेकाबू कर दिया है। ईंधन संकट सहित पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और रोजमर्रा की वस्तुओं की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम जनता का जीवन मुश्किल कर दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता का अभाव और नीट जैसी परीक्षाओं में लगातार हो रहे पेपर लीक ने लाखों छात्रों और अभिभावकों का भरोसा तोड़ दिया है। छतर सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार शुरू से ही शिक्षा में सुधार और युवाओं के भविष्य की रक्षा करने में पूरी तरह से विफल रही है। युवा कांग्रेस अब करोड़ों छात्रों, युवाओं और अभिभावकों की आवाज बनकर सड़क पर उतरेगी। अगली खबर की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राहुल गांधी के हालिया बयानों को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अन्य राज्यों पर सवाल उठाने से पहले हिमाचल प्रदेश में हुई पुलिस भर्ती, पेपर लीक और अनियमितताओं के मामलों पर जवाब देना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री से यह भी पूछा कि पुलिस भर्ती में कथित सामूहिक धोखाधड़ी के आरोपों के बावजूद समय पर जांच क्यों नहीं की गई और अभ्यर्थियों की शिकायतों को क्यों नहीं सुना गया। जयराम ठाकुर ने बताया कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। हालांकि उन अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बजाय नरमी बरती गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने दोषियों के खिलाफ अपेक्षित सख्ती जो है वो नहीं दिखाई। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में रोगी कल्याण समिति यानी कि आरकेएस का पैसा अब सीधा सरकारी ट्रेजरी में जमा होगा। इसी के साथ समितियों की ओर से व्यय पर भी रोक लगा दी गई है। इससे समिति अपने संसाधनों से कोई व्यय नहीं कर सकेगी। इससे पहले रोगी कल्याण समिति में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। बिना रोक टोक रोगियों के कल्याण के लिए समिति पैसा खर्च करने के लिए सक्षम होती थी। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण को लेकर सामने आई कमतोल की शिकायतों पर सरकार ने सख्त रूप अपनाया है। अब होलसेल गोदामों से डिपो को भेजे जाने वाले आटा, चावल और चीनी के सभी कट्टों का वजन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को रिमाइंडर भेजकर वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा है। दरअसल प्रदेश भर के कई डिपो संचालकों ने शिकायत की थी कि उन्हें मिलने वाले राशन के कट्टों का वजन निर्धारित मात्रा से कम पाया जा रहा है और इससे न केवल डिपो धारकों को नुकसान उठाना पड़ रहा था बल्कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने पुराने नियमों को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। अगली खबर की बात करें तो ओमान में मिसाइल हमले में जान गंवाने वाले हमीरपुर जिला के आदित्य शर्मा का पार्थिव शरीर 7 दिन बाद आज सुबह दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंच गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिपिंग कॉर्पोरेशन की ओर से भेजी गई एम्बुलेंस चंडीगढ़ से पार्थिव शरीर को लेकर हमीरपुर के डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहुंचेगी। यहां कानूनी प्रक्रिया के तहत आवश्यक औपचारिकताएं और जांच पूरी की जाएगी। इसके बाद पार्थिव शरीर परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार कल आदित्य शर्मा का अंतिम संस्कार पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ किया जाना है। अगली खबर की बात करें तो जिला सोलन के देहूघाट क्षेत्र में सड़क को लेकर हुए विवाद के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सड़क संबंधित विवाद के बीच व्यक्ति अचानक गिर पड़ा, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगली खबर की बात करें तो बिलासपुर जिला के उपमंडल झंडूता के तहत चोरबा पुल के पीछे संदिग्ध परिस्थितियों में बस कंडक्टर के शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान सुमित कुमार गांव खलसा के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। अगली खबर की बात करें तो शिमला के ढली क्षेत्र से लापता हुई 16 वर्षीय छात्रा को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सोलन से सुरक्षित बरामद कर लिया है। छात्रा के सकुशल मिलने के बाद पुलिस ने उसे उसके परिजनों के हवाले कर दिया है और प्रारंभिक जांच में सामने आया कि छात्रा बिना किसी को बताए मेला देखने के लिए घर से चली गई थी। पुलिस थाना ढली में 16 जून को एक शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने बताया था कि उनकी 16 वर्षीय बेटी स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन निर्धारित समय के बाद वो वापस नहीं लौटी। इसके बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 137 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगली खबर की बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा 18 व 19 जून को प्रदेश में बारिश, आंधी व ओलावृष्टि होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी व शिमला में ज्यादा बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद 20 से 22 जून के बीच प्रदेश में बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।